हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और उसके पहले पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए देखते हैं क्या है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग और अब हम लोग को पढ़ना है इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। हिंदी में क्या कहते हैं? तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग, इसमें हम लोग को ये पढ़ना है। देखिए, अभी तक आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं। जो आपका डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन का है, यानी कि अभिक्रिया के वेग का है, क्या रिएक्शन वहां पर डेफिनेशन पढ़े थे आप लोग पढ़े थे किसी भी समय पर, समय के परिवर्तन में, किसी भी समय के परिवर्तन में अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन जो होता है और प्रतिफल के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग अभिक्रिया के दर कहते हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि अभिकारक के सांद्रण में कमी और प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब तत्क्षणिक अभिक्रिया। तो उसी आपके डिफिनेशन जो है अभिक्रिया का वेग, उसी डिफिनेशन में तत्क्षणिक वर्ड का यूज करना है। यहां पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि तत्क्षणिक समय में, ठीक है, तत्क्षणिक समय में अभिकारक के सांद्रण या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो डिफिनेशन हमारा वही रहेगा, बस थोड़ी सी यहाँ पे परिवर्तन होगी। जहां पे वहां समय परिवर्तन लगा रहे हो वहीं पे तुमको क्या लगाना है? तत्क्षणिक। हम लोगों को ये जानना है तत्क्षणिक समय क्या है, तो इसको हम लोग इंस्टेंट टाइम कहते हैं। इंस्टेंट टाइम दैट मीन्स तत्क्षणिक समय। ये तत्क्षणिक समय क्या है आइए थोड़ा जानते हैं। मतलब एक ऐसा समय जो बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ही न्यूनतम समय कह सकते हैं इसको। तत्क्षणिक समय को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0। मतलब कि इसका अर्थ है कि टाइम परिवर्तन बहुत ही न्यूनतम है। यानी इसका अर्थ हम लोग समझेंगे कि समय परिवर्तन नगण्य है। समय परिवर्तन जब नगण्य होगा तो समझिए कि यहां पे डेल्टा टी टेंस टू 0। टेंस टू 0 मतलब डेल्टा टी समय परिवर्तन शून्य की तरफ बढ़ रहा है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये शून्य ही है, नहीं, शून्य की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि बिल्कुल समय कम इसका परिवर्तन हो रहा है। मान लो कि आपको ये बताएं कि एक समय है, T1 समय है जो कि आपका 0.1 है, और एक मैं बताऊं आपका T2 समय है जो 0.000001 है। इन दोनों में जो चेंज निकालोगे तुम, ये चेंज बहुत ही कम आएगा। मतलब 0.099999 लगभग 0.01 ही होगा। तो इस चेंज को ही हम तत्क्षणिक समय कहते हैं, है ना। इतना कम समय होता है, मतलब समझो कि पलक झपकते ही ये काम हो जाना। यूं मैं कहूं कि सेकंड के 100वां, हजारों, 1,00,000वां भाग में ये अभिक्रिया होता है। तो उतने भाग में, उतने समय में अगर जो परिवर्तन होता है किसमें? अभिकारक और प्रतिफल के दोनों के सांद्रण में, उसी को हम लोग तत्क्षणिक अभिक्रिया की दर कहेंगे।
तो यहां पे डेल्टा टी टेंस टू जीरो का अर्थ क्लियर हुआ कि ये तभी जीरो होगा, जीरो माना गया है क्योंकि दोनों की परिवर्तन ये शून्य के बराबर लगता है, तो ये जीरो माना गया है। राइट, जीरो है नहीं, मतलब ये मत समझना कि वो जीरो है, ये जीरो की परिवर्तन शून्य के बराबर है, अन्यथा ये शून्य है नहीं। क्लियर। तो अब इसके रेट को हम लोग कैसे लिखेंगे? मान लो कि आपका एक रिएक्शन है, रेट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो इसके रेट को कैसे लिखेंगे? रेट जहां आ गया वहीं पे डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिखेंगे और तब रेट को लिखेंगे। रेट को वैसे ही दर्शाएंगे, लेकिन यहां पे हम लोग डेल्टा न लगाकर डिफरेंशिएट लगाएंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय डी टी। मतलब कि डिफरेंशिएट लगा दिए। डिफरेंशिएट इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो तत्क्षणिक को सूचित करता है। डिफरेंशिएट बहुत ही मिनिमम पॉइंट्स को डिफरेंशिएट किया जाता है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में दर्शाया जाता है। कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट को लिखोगे तुम लोग तो डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखोगे। क्लियर। तो आइए इसको एक इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक हम लोग ग्राफ थोड़ा जानते हैं, इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से जानते हैं। ग्राफिकल मेथड इसको देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट को ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को लेते हैं, दोनों को लेंगे लेकिन अलग अलग लेंगे। ये मैं ले रहा हूं कि यहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहां ले रहा हूं टाइम। तो टाइम चेंज के कारण डेल्टा टी ले लीजिए। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा तो रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, मतलब कि इस तरह से घटेगा, घटते क्रम में दिखाया जाएगा। और प्रोडक्ट में तुम जाओगे तो इसमें आपको हम दिखाएंगे, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया और ये टाइम हो गया आपका डेल्टा टी। तो यहाँ पे समय परिवर्तन के साथ ये क्या होता है, ये बढ़ता है। समय परिवर्तन के साथ ये जो है ये बढ़ेगा, लेकिन एक समय आकर वो बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट का पूरा भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, कंप्लीट रूप से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कंप्लीट होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट हमेशा जाकर टाइम से नहीं मिल जाएगा, वो चलता रहेगा, अनवरत अनंत शो करेंगे उसमें। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट का हो गया और ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ शो कर लिया। एक चीज मैं आपको ग्राफ के अनुसार, एक और चीज मैं आपको यहीं पे बता दूं कि ग्राफ से आप लोगों को एक और क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब बढ़ रहा है यहाँ पे, मतलब मैं कहूँ तो आपके सिलेबस से थोड़ा आगे का। इस तरह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में तो नहीं आते हैं, लेकिन जेईई वगैरह में, नीट वगैरह में क्वेश्चन इस पे आते हैं। थोड़ा सा इस पे समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या होता है, ग्राफ से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ग्राफ का मूल अर्थ और समझिए थोड़ा सा। इसको एक रिएक्शन लेते हैं, मान लेते हैं एक यहाँ पे रिएक्शन हम नहीं लेते हैं, यहाँ पे 2A से यहाँ पे बनता है B, मान लेते हैं 3B ले लेते हैं। 2A से 3B एक रिएक्शन हमको मिला, तो इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम दिखाएंगे तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टू डेल्टा टी। कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा होगा, सेम वही चीज है इंस्टेंटेनियस रेट में, एवरेज रेट में, और ये सिर्फ थोड़ा सा उनकी परिवर्तन, उनका एक्सप्रेशन, उनका जो मतलब एक्सप्रेशन मतलब कहते हैं व्यक्त करना, है ना, जो उनमें हम व्यक्त करते हैं, दर्शाना, जो हम दर्शाते हैं वो बदल रहा है, बस इसको समझिएगा। तो ये हो गया ऐसे, और इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय 3 डेल्टा टी। इन दोनों में ऐसे हम लोग व्यक्त कर देंगे, दर्शा देंगे। अब इसका ग्राफ थोड़ा देखते हैं। तो रिएक्टेंट के ग्राफ को हम लोग लेंगे, तो रिएक्टेंट का ग्राफ हमारा क्या शो करेगा, रिएक्टेंट के ग्राफ बताया अभी यहां पे आपको। तो यहां पे मान लो ये रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट में क्या ए हो गया कि ए की कंसंट्रेशन, और यहां पे आपका डेल्टा टी टाइम हो गया। तो क्या है कि यहां पे सिर्फ टाइम ही लीजिए, डेल्टा टी मत लीजिए, डेल्टा टी मत लीजिए, सिर्फ टाइम लीजिए। टाइम बढ़ेगा तो वो बदलेगा, क्योंकि हम परिवर्तन तो दिखा नहीं रहे हैं अभी, है ना,
टाइम डिग्री चलेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए ज्ञात होता है, ये डाटा आपका जो है बढ़ते घटते क्रम में दिखाया गया है। तो ये तो मतलब दिखाने का तरीका है, ग्राफिकल मेथड है, एक दिखाया जाता है, ठीक है, ग्राफ के द्वारा हम इसको दिखाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी न किसी पॉइंट्स पे हम लोग इसका एक जहां मैक्सिमम पॉइंट्स है उस पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एग्जैक्ट डाटा उठाने के लिए। तो जब एग्जैक्ट डाटा उठाने के लिए हम इसको स्ट्रेट लाइन जब खींचेंगे तो देखिए क्या आता है। ये स्ट्रेट लाइन यहां से खींचेंगे और इसको टच करते हुए, ठीक है, इसको टच करते हुए आएगा। अब यहां पे आपको एक बात समझना है थोड़ा सा कि स्लोप है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। ये जो देख रहे हो ये स्लोप ही ना, यहां से यहां तक स्लोप आता है। तो स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर होता है टेन थीटा। स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, याद रखिएगा, स्लोप बराबर टेन थीटा। अब यहां पे स्लोप जो हम लिए हैं, ये स्लोप क्या होगा जानते हैं, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। ये किसका, चूंकि ए का ही तो हम निकाल रहे हैं, तो ये स्लोप क्या दिखाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी का स्लोप है, और ये स्लोप टेन थीटा है। तो अब आपको अगर थीटा दिया गया हो तो आप यहां से स्लोप निकाल सकते हो इसका। देखिए कैसे निकलता है, यहां से भी रेट निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। तो मान लो कि ये आपको दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपका थीटा जो है ये लिया जाता है, ये कभी भी थीटा, ये चूंकि पॉजिटिव होता है, ये पार्ट निगेटिव में जाता है, तो हमेशा जो एंगल लेंगे वो निगेटिव में न लेकर पॉजिटिव में लिया जाता है। तो मान लो कि ये तो थीटा जो दिख रहा है यहाँ पे, जो ये एंगल दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है, तो ये जब तुमको 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है, 45 दिख रहा है पूरा, चलो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 45 डिग्री ये दिया हुआ है, मान लो ये यहाँ पे एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा 180 माइनस 45 होगा। चलिए तो यहां पे हम थोड़ा सा स्लोप निकालते हैं इसका। तो इसका जो स्लोप निकालोगे यानी कि 10 और थीटा का जगह पे क्या रखोगे, 180 माइनस 45 डिग्री, ये रखोगे थीटा का जगह पर 180 माइनस 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं इसमें, ये आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि 180 माइनस 45 डिग्री अगर होता है तो यहाँ पे जो ये डाटा है इसको 180 को छोड़ देते हैं यहाँ पे, और ये माइनस 45 को लेते हैं, यानी कि माइनस यहाँ पे -10, ठीक है, और 45 डिग्री, दैट मीन्स -10 45 डिग्री बराबर 1 होगा। तो 10 45 डिग्री बराबर 1, यानी कि स्लोप आपका कितना आया, -1। मैं ये कहूं तो आपका ये dx डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी जो आया वो आपका -1 आया। तो यहां पे अगर आप चाहो तो ये इसका रेट निकाल सकते हो, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जाओगे तो तो इसको लोगे तो क्या ये -d कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय 2 डेल्टा टी यानी कि dt, यहां पे डेल्टा लिख दिया, dt लिखिए, यहां पे dt कर दीजिए, तो ये dt हो गया आपका, ठीक है। अब यहां पे हम चाहें तो 1/2 -1/2 गुने, ध्यान दीजिएगा, -1/2 गुने कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt, कंसंट्रेशन ए बाय dt का वैल्यू कितना आया, -1 आया, इज इक्वल टू कितना आ रहा, कटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी कि इज इक्वल टू 0.5। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो आया 0.5 मोल पर लीटर पर सेकंड में आएगा। इस तरह से हम चाहें तो निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम अगर इसका भी लें तो इसका भी यहाँ पर लेकर एक ग्राफ खींचेंगे तो इसका भी हम लोग स्लोप से उसका निकाल सकते हैं। आएगा समझ में। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ये सारा टॉपिक खत्म हो गया। इस पर अब कोई भी आप लोगों को फॉर्मूला दिया जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिले तो बना सकते हैं आप लोग। चलिए समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चंस इस पे बनाएंगे आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज्यादा इस पर न्यूमेरिकल नहीं होता, बस लिखने का टर्म बदलना है, ये समझना है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो क्या होता है, ठीक है। ग्राफिकल प्रॉब्लम तभी आएगा जब आपको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा जाओगे उसमें, मतलब जेईई नीट की तरफ बढ़ोगे तभी जाएगा। जनरल बिहार बोर्ड में तो ये सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मुझे आशा है कि उस पर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलेगा जल्दी, मतलब बिहार बोर्ड में आगे मिलेगा तो कोई बात नहीं, बन जाएगा उसमें भी, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग जो बढ़ेंगे उसमें हम लोगों को पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया, लेकिन अब हम लोगों को ये भी जानना है क्या रेट ऑफ रिएक्शन कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा कारक है जिससे प्रभावित होता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे ऐसे कौन से कारक हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट मतलब जो फास्ट चलता है स्लो चलता है, वो बढ़ता है कि घटता है। यानी कि आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी में लिखेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक, ठीक है। अभिक्रिया को वेग को कौन ऐसा कारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं, ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, जिसे में कंसंट्रेशन, ठीक है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं यहां पे सरफेस एरिया, और फिर हम लोग सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मतलब उसी को लेंगे हम लोग हमेशा। 5th नंबर में फिजिकल स्टेट, और 6th नंबर में हम लोग लेंगे यहाँ पे कैटलिस्ट, 7th नंबर में लेंगे हम लोग रेडिएशन। इन 7 हाँ ऐसे कारक हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। हिंदी में सबको पता भी होगा, सांद्रण, टेम्परेचर यानी कि ताप, नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति को हमने जाना है। सरफेस एरिया यानी कि इसको समझिए पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, रेडिएशन यानी कि विकिरण, विकिरण वही किरण होता है, किरण जो होते हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश ये सब होते हैं, तो ये सब जो है थोड़ा सा प्रभावित करता है, राइट। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक एक करके जानेंगे, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि सबको मिटाएंगे और एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। मिटाते हैं। अब हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, फिर टेम्परेचर, फिर नेचर, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ये आज खत्म भी कर देना है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में नहीं ले जाएंगे, आज ही खत्म कर देंगे, राइट। चलिए, तो पहला टॉपिक हमारा था कंसंट्रेशन, दैट मीन्स सांद्रण। ओके बच्चों, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण।
सांद्रण क्या है ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सांद्रण बराबर मोल बट्टा आयतन, ये ना सांद्रण। तो मोल यानी कि पूरे बिलियन का आयतन होना चाहिए, और बिलियन में जो सॉल्यूट होता है उसकी मोल होनी चाहिए। तो मोल बटा आयतन करेंगे तो सांद्रण निकलता है। तो सांद्रण जो है किसी भी रिएक्शन में वो क्या होता है, ज्यादा परमाणु, यानी कि उसके मोल बढ़ेगा तो सांद्रण बढ़ेगा। तो यानी कि हम लोग कोई भी सबस्टांस लेते हैं, मान लो कि यहाँ एक रिएक्शन लिए A प्लस बी और बनाया C प्लस डी, ठीक है, 2A लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, कुछ भी। तो ये जो बना, ये जो रिएक्टेंट का भाग है, अक्सर हम लोग ये रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक को ही देखते हैं। प्रतिफल हम बहुत कम उसको लेते हैं, प्रतिफल को ज्यादा इसमें हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभिक्रिया का दर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक के सांद्रण पर। तो अभिकारक ही तो लेना है, दर किस पे निर्भर करेगा, हम अगर प्रोडक्ट पे थोड़ा निर्भर करेगा। रिएक्टेंट का अगर मान लो कि रिएक्टेंट का जो भी हम इसमें लिए हैं, अवयव लिए हैं, रिएक्टेंट में अभिकारक में जो अवयव लिए हैं, ये अवयव अगर बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है तो अभिक्रिया फास्ट होगी, अगर ये स्लो करता है तो अभिक्रिया स्लो होगी। टोटली डिपेंड करता है रेट किस पे, अभिकारक पे। तो यहाँ पे अभिकारक जो है इसी पर हम लोगों को सब कुछ समझना है, यानी कि कंसंट्रेशन पे रेट लॉ, टोटली मतलब रेट लॉ जो हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में रेट लॉ पढ़ाया गया था, यहाँ भी मैं रेट लॉ पढ़ाऊंगा, इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें रेट लॉ होगा। रेट लॉ क्या कहता है, एक बार याद दिला दो तुम लोगों को, अभिक्रिया की दर है ना, मतलब कि दर का नियम उसको कहते हैं। रेट लॉ दर का नियम, दर का नियम याद होगा। दर का नियम बताया गया था तुमको, किसी भी अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। मान लो ये अभिकारक है तो इसके अभिकारक में कितने अवयव हैं, ए और बी, 2 को है, तो दोनों अवयवों के है ना उसके सांद्रण लेंगे और फिर उनके गुणनफल कराएंगे, और जो गुणनफल आएगा वो रेट के बराबर होगा, वही रेट होगा या उसके समानुपाती होगा। तो यानी कि रेट टोटली इस पे डिपेंड करता है, और इसी अभिक्रिया के दर माने दर के नियम के अनुसार हमेशा जो ये रेट होता है सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी कि सीधे हम यहां बात लिखेंगे, दर के नियम से, दर के नियम से अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होती है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होती है। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि रेट जो होगा, हाँ, रेट ये सीधा समानुपाती होगा कंसंट्रेशन, और यहां पे बीच में लिखेंगे रिएक्टेंट आर, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कि आर। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि कभी भी किसी भी अभिक्रिया में अगर सांद्रण बढ़ाया जाए, किसका, अभिकारक का सांद्रण बढ़ाया जाए तो दर भी बढ़ेगा, अगर इसको घटाया जाए तो दर भी घटेगा। यानी कि ये जो है टोटली डिपेंड करता है, इसमें हम लोग को और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, बस इतना ही समझिए, ठीक है। अब सेकंड नंबर में हम लोग जानेंगे यहां पे टेम्परेचर, यानी कि ताप। ताप क्या है, ताप जो है ये जो अभिक्रिया को डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल, किसी भी अभिक्रिया को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है। ये मतलब रेट के डिपेंड, रेट पर हम लोग लेके चलते हैं। अक्सर ये पाया गया है कि टेम्परेचर को अगर हम 10 से
10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो हमारा जो रेट है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस बात को समझना होगा कि टेम्परेचर में अक्सर हम लोग एक बात को समझ लें कि रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखे चलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर। अच्छा आप लोग हिंदी में लिख लो, नहीं तो अभिक्रिया की दर सीधा समानुपाती होता है टेम्परेचर का, ठीक है। टेम्परेचर का सीधा समानुपाती होता है। दर अगर बढ़ाना है तो टेम्परेचर भी बढ़ाना है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो दर भी बढ़ेगा, यहां भी वही कंडीशन है। लेकिन इसमें जो पाया गया उसको समझते हैं। जनरली हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इस बात को समझें, इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो यानी कि ये जो है टेम्परेचर जो है वो दर को प्रभावित करता है, बात सही है। क्या होता है और समझिए, जैसे ही हम टेम्परेचर किसी अभिक्रिया में देते हैं यानी कि इंक्रीज करते हैं तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ेगी तो उनके बीच कोलिजन शुरू होगा, टक्कर शुरू होगा, और जितना ज्यादा टक्कर होगा उतना ही फास्ट उनकी बॉन्ड टूटेंगे। देखिए होता यही है कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे तो प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड का निर्माण होगा। तो बॉन्ड यहां टूटता है, बॉन्ड टूटने के कारण नए बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये यहां पे यही है। मैं एक यहां पे दिखाता हूं आप लोगों को कि ताप को बढ़ाएंगे, है ना। ताप अगर बढ़ता है तो क्या क्या होता है, मैं क्लियर इसको शॉर्ट भाषा में लिख रहा हूं, समझिएगा। ताप बढ़ने का मतलब है कि ऊपर मैं चिन्ह लगा रहा हूं, ठीक है ना, इससे पता चलेगा कि ताप बढ़ रहा है। ताप को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभिकारक के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इस बात को समझिए, ताप बढ़ाओगे तो अभिकारक के अणु की गतिज ऊर्जा, अणुओं कर दीजिए, है ना, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। एक बात क्लियर समझ लीजिए। तो इसी कारण से ताप बढ़ाते हैं तो दर भी बढ़ेगा, अर्थात अभिक्रिया की दर यानी कि वेग भी बढ़ेगी। समझ रहे बात। अगर आप ताप बढ़ाते हो तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो साथ में अभिक्रिया की वेग भी बढ़ेगी, है कि नहीं। तो निश्चित तौर पे एक चीज और बताया गया है कि अगर ये पाया गया है, यानी कि यहां पे लिख देते हैं, यह पाया गया है कि अगर ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो दर यानी कि वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, कि ताप अगर हम मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो ये एक्सपेरिमेंटली इसको डाटा उठाया गया है, मतलब कि ये प्रयोगशाला में इसको अवलोकन किया गया है, इसको पाया गया है कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया टेम्परेचर रेट पर कैसे प्रभाव करता है। अब हम लोगों को यहां से जानना है 3 नंबर में, हम लोग टेम्परेचर को जानेंगे, कंसंट्रेशन जानेंगे, अब जानेंगे हम लोग यहां पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट
यानी कि अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति। अच्छा, अभिकारक की प्रकृति, प्रकृति क्या है समझ में आता है? यहां पे प्रकृति आप लोग भी समझते हो, कई तरह के अभिकारक होते हैं। आयनिक अभिकारक हो सकते हैं, आणविक अभिकारक हो सकते हैं, सहसंयोजी बंधन वाले अभिकारक हो सकते हैं, परमाणविक अभिकारक हो सकते हैं, है ना, धात्विक हो सकते हैं, अधात्विक हो सकते हैं। तो किस प्रकार के अभिकारक हैं जो ये हैं, और उसी पर आधारित करता है रेट। तो यहां पे मैं सीधी से एक बात बताऊंगा आप लोगों को कि ये समझने के लिए आप लोगों को इस बात को समझना होगा। डायरेक्ट समझिए कि अगर आयनिक रहा, आयनिक हिंदी में लिखते हैं, अगर आयनिक अभिकारक है तो इसके अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी अगर ये सहसंयोजी अभिकारक है, सहसंयोजी अभिकारक है। क्लियर? चलिए एक और बात देखते हैं। अगर ये परमाणविक अभिकारक है, परमाणविक अभिकारक है तो ये ज्यादा फास्ट करेगा आणविक अभिकारक से। आणविक अभिकारक, ठीक है, परमाणविक अभिकारक है, ज्यादा फास्ट करेगा आणविक अभिकारक से। तो नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो रिएक्टेंट है वो किस तरह के हैं, है ना। तो इनमें से अगर है तो ज्यादा फास्ट करेंगे, इनमें से है तो उनका जो रेट है घट जाएगा। तो रेट जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, धात्विक है कि अधात्विक है ना। ये सब है ना टोटल डिपेंड करते हैं उस पर किस तरह से है। क्या धात्विक में मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है। अब सोडियम जो है, सोडियम मान लो कि धात्विक में बहुत सारा है, इसमें मैं क्या बताऊं आप लोग, धात्विक डायरेक्ट में नहीं लिख सकता हूं ना, अधात्विक में डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं। यहाँ पे धात्विक में जाओगे तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि जो मोर रिएक्टिव है फास्ट करेगा, लेस रिएक्टिव है स्लो करेगा। अब देखो सोडियम जो है वो फास्ट एक्शन करेगा क्योंकि मोर रिएक्टिव है, सिल्वर जो है या गोल्ड जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है। तो वो जिस तरह से रहेगा हमारा जो रेट है उसी प्रकार उस पर डिपेंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का पढ़ना है आपको, फोर्थ नंबर है हमारा यहां पे। अब हम लोग जानेंगे सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल डायरेक्ट मैं एक चीज बताता हूं तुम लोगों को कि एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज, एक पन्ना है, तुम्हारी कॉपी का एक पन्ना है, इतना बड़ा है। तो इतना बड़ा वो स्पेस को छेकता है, मतलब कि किस कहीं पे रखोगे इतना जगह छेकेगा। उसको तुम मोड़ दो, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, इतना मोड़ दो तो वो छोटा हो जाएगा, मतलब कि इतना बड़ा हो गया मान लो। अब उसकी जो जगह छेकने की एरिया है, क्षेत्रफल है, वो क्या है, कम हो गया। और पहले वाला जो पेज था बड़ा था तो वो ज्यादा एरिया छेकता था। बस यही चीज है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो जितना छोटा रहेगा उसकी पृष्ठ क्षेत्रफल उतना छोटा होगा। जो जितना फैल सकता है ना, उसकी पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ज्यादा होगी। अब किसी पत्थर को लेते हैं, तो पत्थर का एक टुकड़ा लो, तो पत्थर के टुकड़े को अगर तुम रखते हो तो वो ऐसे रहेगा, समझिएगा इसको थोड़ा सा।
पत्थर का टुकड़ा ऐसे रहेगा तो ये ऐसे आएगा टिका, तो हमारे जो सरफेस एरिया इसका है तो वो इतना ही दूर है ना, ये कहीं पे अगर रखोगे, मान लो मैं हाथ पर रखेंगे तो इतना ही जगह छेकेगा ना, ठीक है, इतना जगह। अब इस सरफेस, इस पूरे पत्थर के टुकड़े को, यहां से इतना हाइट का टुकड़ा है, तो इस टुकड़े को हम क्या करते हैं ना कि इसको पूरा मतलब महीन चूर्ण बनाते हैं, इसको कूट कर महीन चूर्ण बनाते हैं। अब जब ये महीन चूर्ण बनेगा तो ये फैलेगा, तो फैलेगा तो ये जितना चाहोगे उतना पसार सकते हो, तुम उतना इसको विस्तार कर सकते हो, तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ गई। यूं समझो कि सरफेस एरिया ये भी हम कह सकते हैं किसी भी सबस्टांस में, किसी भी पदार्थ में उसके परमाणुओं या अणुओं के द्वारा जितनी सरफेस एरिया छेकी जाती है, जितनी मतलब सतह छेकी जाती है, घेर ली जाती है, वही उसकी सरफेस एरिया है। अगर उसको हम महीन चूर्ण बना लेते हैं तो उसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, उसके प्रत्येक परमाणु अणु जो है सरफेस पर आ सकता है, उसको सरफेस में घेर सकता है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे उनके बॉन्ड टूटने का क्रम भी घटेगा, जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग एक ही बात समझना सरफेस एरिया में, कि सरफेस एरिया में अगर ये मतलब कि सिंपल सी बात समझ लो कि पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेट भी हमारा अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, इसको समझ लीजिएगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है, संगमरमर है, ठीक है, संगमरमर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है संगमरमर, ये एक मैं इसका टुकड़ा लिया हूं, संगमरमर का टुकड़ा, यानी कि बड़ा है, इतना बड़ा है, इसको रिएक्शन करा रहे हैं HCl से। तो ये या तो नहीं रिएक्शन कर सकता है या करेगा भी तो समय लेगा, है ना, लॉन्ग टाइम में ये करेगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2 बनाएगा, बैलेंस कर लोगे, 2 मोल हुआ, बैलेंस हो गया। तो ये लॉन्ग टाइम में यानी कि बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा इसका, बहुत ही लंबा समय लगेगा इसको रिएक्शन करने में, या नहीं भी कर सकता, करेगा तो बहुत समय लग जाएगा इसको। लेकिन वहीं हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को, इस संगमरमर के टुकड़े को हम एक चूर्ण बना लेते हैं, यानी कि इसका संगमरमर का चूर्ण ले लेते हैं, है ना, एक चूर्ण इसका ले लेते हैं, मतलब इसका महीन चूर्ण लेते हैं एकदम, और तब इससे से कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहां पे जो रिएक्शन करेगा, 2 मोल लेंगे यहां पे, और ये जो करेगा तो ये आपका बैलेंस्ड है, ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि यहां पे जो है प्रत्येक जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, तो अब इसको ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिएक्शन फास्ट कर लेगा, चुटकी में कर लेगा। ओके, आई बात समझ में, मिटाए, इतना आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है, मजा लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, कलम कॉपी ले लीजिए और तब आप लोग नोट्स तैयार कीजिए। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, झूठों के, है ना, लेक्चर केवल वीडियो देखिए, जिस तरह से सिनेमा देखते हैं उस तरह से वीडियो देखिए, मजा नहीं आएगा। कलम कॉपी रखिए, सोच के बैठिए कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सर का लेक्चर देखना है, बस हर चीज को नोट कीजिए, साथ साथ नोट कीजिए, समझिए, वीडियो पॉज करके समझिए कि सर क्या कर रहे हैं इस पे, ठीक है। तो हम लोग 4th नंबर पढ़ चुके हैं, 5th नंबर देखते हैं। 5वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इतना तो आप लोगों को मालूम है कि अभिक्रिया तब होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं। सोडियम क्लोरीन गैस बनाता है NaCl,
ये 11th क्लास में आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया गया था। ये सॉलिड होता है, ये गैस है और ये भी सॉलिड है। तो पहले ये सॉलिड जो है, ये सोडियम, पहले ये जाता है सोडियम गैस में, ठीक है। सॉलिड्स किस में गया? गैस में। यानी कि इसका यहाँ पे डेल्टा H फ्यूजन होता है, समझ रहे ना? फ्यूजन, फ्यूजन मतलब कि उसको हम लोग डायरेक्ट ठोस से द्रव को छोड़कर सीधे गैस में लेते हैं। तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको, हिंदी में ऊर्ध्वपातन, अभी है ना। तो ऊर्ध्वपातन प्रोसेस में चला गया। क्लोरीन Cl2 से इसको क्लोरीन बनाते हैं, मतलब कि एटोमाइजेशन कराते हैं, यानी कि इसको बॉन्ड एनर्जी, इसका बॉन्ड जो है ये तोड़ते हैं, है ना। बॉन्ड जो है क्लोरीन के बीच ये तोड़ते हैं इसको। तो इसको तोड़ेंगे। अब ये सोडियम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब ये सोडियम प्लस चार्ज बनता है, गैसियस स्टेट में जाता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब ये क्लोरीन माइनस में जाता है गैस स्टेट में, तब ये सोडियम क्लोराइड बनाता है। बड़ी लंबा प्रोसेस रहता है। यानी कि सॉलिड ने रिएक्शन नहीं किया, कौन किया? गैस ने रिएक्शन किया। मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन नहीं किया, एटम ने रिएक्शन किया। बहुत इसमें मतलब सोचने वाली बात है। और ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिजिकल स्टेट तो समझ में आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है? क्लियर हुआ? यानी कि गैसेस स्टेट, फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, तो गैसेस स्टेट जो होगा मोर रिएक्टिव होगा कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, है कि नहीं? तो इसी चीज को हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, राइट। तो हम यहां पे, मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि कभी भी जो रेट है, माने अभिक्रिया का, है ना, अभिक्रिया का वेग जो है, ये वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग जो है, ये फिजिकल स्टेट पर डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन उसके फिजिकल स्टेट में गैस पर पहले डिपेंड करता है, तब लिक्विड में आता है, तब सॉलिड में जाता है। समझ आ रहा बात? गैस, द्रव, ठोस। सबसे पहले किसमें करेगा? गैस में, तब द्रव में, तब ठोस में। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा फास्ट किसमें होगा? गैस में होगा। तब किसमें होगा? द्रव में होगा। तब किसमें होगा? ठोस में होगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन फिजिकल स्टेट पर डिपेंड है। छठा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक तो समझ में आता है। उत्प्रेरक क्या है, पहले इसको समझते हैं। ये किसी भी अभिक्रिया को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उसके रेट को। साथ ही उत्प्रेरक के बारे में मैं ये बताऊं आप लोगों को कि यह एक ऐसा सबस्टांस पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये अभिक्रिया को सिर्फ कराता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अभिक्रिया को कराने के लिए खड़ा रहेगा। मतलब कोई काम नहीं कर रहा, हम जाकर खड़े हो गए, चल कर, यस सर कर रहे हैं, कर लिया चुटकी में। अगर हम वहां नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो हम वहां उसके लिए कर ले, मैंने काम कहां किया, मैंने तो सिर्फ वहां खड़ा हुआ। तो बस वही चीज है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो टीचर को बैठा दिया जाता है, टीचर बैठते हैं तो बच्चे पढ़ लेते हैं। तो टीचर क्या है? कैटालिस्ट है। टीचर उसको पढ़ने में भाग कहां लिए, टीचर सिर्फ एक कैटालिस्ट है। तो वही चीज है, यहाँ पे एक कैटालिस्ट है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये क्या होता है? अभिक्रिया को कराने में सहायक होता है, ठीक है। लेकिन ये दो तरह के कैटालिस्ट होते हैं। आप देखिए, ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये निगेटिव भी होते हैं। मतलब ये तो अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट को बढ़ा देंगे। अब पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा? ये वेग को क्या करेगा? बढ़ा देगा, वेग इंक्रीज कर जाएगा। और निगेटिव होगा तो क्या क्या होगा? वेग डिक्रीज कर जाएगा, यानी घट जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। ऊपर के साइन दिखा रहे हैं तो यानी बढ़ना, नीचे के साइन दिखा रहे हैं यानी घटना। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट अगर रहा तो वेग बढ़ेगा, नेगेटिव कैटालिस्ट लगा वेग घटेगा।
लेकिन ये कैटालिस्ट करता क्या है? देखिए, किसी भी अभिक्रिया को शुरू होने के लिए, अरे शुरू होने के लिए कैटालिस्ट चाहिए। मान लो कि वो काम नहीं कर रहा है, तो हम वहां जाएंगे, उसको ये भी हो सकता है काम नहीं कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम हम करेंगे कैसे। तो काम कराने के लिए अगर हम गए तो हम उसको काम समझाएंगे कि ऐसे ऐसे करो ना, हो जाएगा, तो जी समझ में काम शुरू हो गया। तो काम शुरू करने के लिए भी कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। काम को शुरू करने के लिए जो चाहिए उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो यहां पे मैं एक चीज बताऊं, एक ग्राफ बताता हूं आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी का। मान लो कि ये तुम्हारा रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट है, और ये एनर्जी है, ठीक है, ये पूरा एनर्जी का है और ये रिएक्टेंट है। तो यहां पे रिएक्टेंट जो है रिएक्शन करना जब शुरू करता है और ये प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, ये इधर प्रोडक्ट है, मैं बताता हूं इधर प्रोडक्ट कहां है बाद में, पर ये देखिए। तो जब ये शुरू करेगा आपस में, प्रोडक्ट आया कहां, शुरू किया, तो उसके अंदर पहले टक्कर होगा, आपस में टक्कर होगा। तो टक्कर होगा तो धीरे 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 ये बढ़ेगा, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एक समय आता है कि ये क्रॉस करना पड़ता है, कि यहां पे प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, यहां प्रोडक्ट है, आई बात समझ में? तो ये क्या होता है कि यहां एक जो डाटा आपको देखें, ये जो लिमिट देखें, ये एक बैरियर देखा आपने, इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। संक्रियण ऊर्जा, हिंदी में संक्रियण ऊर्जा, ये संक्रियण ऊर्जा है। तो कोई भी अभिक्रिया में जब तक संक्रियण ऊर्जा कोई रिएक्टेंट नहीं क्रॉस करेगा, मतलब उसके अपने अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न करनी पड़ेगी कि वो संक्रियण ऊर्जा को पार कर जाएगा, तभी वो प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि पार करते हुए गिरना है, तब इसमें उसको टक्कर होने की जरूरत ही नहीं ना है। अब तो गिरते गिरते जाएगा, ग्राफ गिरते हुए दिख रहा है, गिरते गिरते प्रोडक्ट बन ही जाना है उसको। तो पहले उसको इस क्रॉस को पार करना होगा, यह है एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा। कि रिएक्टेंट रिएक्शन शुरू हुआ, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और यहां पे वो पहुंचेगा, तब यहां पे वो जाकर पार करेगा। तो ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, क्लियर। और हमारा कैटालिस्ट क्या करता है? यहां पे कैटालिस्ट नहीं है, यहां पे मैं लिखूं कि कैटालिस्ट के अतिरिक्त, मतलब कि उत्प्रेरक के अतिरिक्त ये मेरा एक संक्रियण ऊर्जा है किसी रिएक्शन का। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे एक उत्प्रेरक लेते हैं। जब हम उत्प्रेरक ले रहे हैं तब हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो ठीक है, तब हम देख रहे हैं कि हमारा जो संक्रियण ऊर्जा है वो तो बहुत नजदीक आ गया, वो संक्रियण ऊर्जा इसका घट गया। पहले यहां पे जाना था तब प्रोडक्ट बनेगा, अब यहीं पे जाना है तो प्रोडक्ट बन जाना है। तो संक्रियण ऊर्जा आ गया, यानी कि यहां पे संक्रियण ऊर्जा आ गया, तो ये क्या है? उत्प्रेरक के साथ, उत्प्रेरक के साथ। तो जब उत्प्रेरक लगा दिए तो अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को ये घटा देगा, और घटते ही प्रोडक्ट तुरंत बन जाएगा। समझ में आ रहा बात? पहले क्या था कि यहां उत्प्रेरक के अतिरिक्त उत्प्रेरक नहीं है, तो संक्रियण ऊर्जा हमारा अभिक्रिया के यहां था, तो स्लो रिएक्शन हो रहा, धीरे 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 बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। और ये क्या किया कि तुरंत पार कराया इसको, है ना, संक्रियण ऊर्जा के जो लिमिटेशन है, जो बैरियर है, जहां पे एक लगा हुआ है निशान कि इसको पार करोगे, पार करना है, तो इसको पार करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा जो कैटालिस्ट है यही काम करता है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है? इस उत्प्रेरक, इस संक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। और नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करेगा? इस संक्रियण ऊर्जा को, इसके बाद जो दूसरा आएगा उत्प्रेरक के साथ, वो ऊपर चला जाएगा,
मतलब उसको बढ़ा देगा। संकलन ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया का है उससे बढ़ जाएगा। कौन? निगेटिव कैटालिस्ट बढ़ा देगा, और जो हमारा पॉजिटिव कैटालिस्ट है वो संकलन ऊर्जा को घटा देगा। घटेगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, बढ़ेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो ये था आपका कैटालिस्ट। समझ में आया? सिर्फ कैटालिस्ट का काम ये होता है संकलन ऊर्जा को घटा देना, अक्सर घटाता ही है। बहुत ही रेयरली आपको रिएक्शन मिलेगा जो कम करता है, मतलब कि अभिक्रिया के दर को कम करता है। बहुत कम ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जिसमें उत्प्रेरक जो है उसके संकलन ऊर्जा को बढ़ा देगा। जनरली मतलब कि अक्सर ये होता है कि ये जो आपका जो संकलन ऊर्जा है वो किसी अभिक्रिया की संकलन ऊर्जा को घटा देता है। ठीक है, जनरली यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में, और 7वां है आपका रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि विकिरण। ठीक है, सूरज के प्रकाश। सूरज के प्रकाश क्यों अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है? क्या ऐसा है सूरज के प्रकाश में जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है? अभिक्रिया के दर को सूरज के प्रकाश इसलिए बढ़ाता है क्योंकि प्रकाश में एनर्जी होता है, और जो आप लोग पढ़े हो E = h न्यू, प्लैंक्स क्वांटम में पढ़े हैं आप, E = h न्यू। तो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश जो होता है ये एक ऊर्जा का स्रोत होता है। ये क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी कि इसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का स्रोत मतलब क्या? ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या देख रहे हैं? h न्यू। प्रकाश को हम लोग कई तरह से डिनोट करते हैं। प्रकाश को हम चाहें तो h न्यू लिखते हैं या यूवी भी लिखते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे, जानते हैं ये दो, एक h न्यू लिखते हैं, एक यूवी लिखते हैं। तो कहीं भी अगर ये आएगा दैट मीन्स कि ये उसके अभिकारक के संक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देगा। ये भी वही काम करेगा, तुरंत फास्ट रिएक्शन कराएगा, तुरंत उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, उनके अंदर टक्कर जो होगा बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा? जैसे मान लो कि H2 + Cl2 HCl बनाता है, लेकिन अगर ये हम डार्क में ले लें तो ये रिएक्शन ही नहीं करता है। यहाँ पे पहली बात, डार्क मतलब अंधेरे में। तो अगर हम इसको H2 + Cl2 को जैसे ही हम H न्यू में लेते हैं, H न्यू प्रकाश के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन कर लेता है। यहाँ करेगा तो नहीं करेगा, या करेगा तो बहुत धीमी गति, नहीं, अरे बहुत धीमी गति से करने का ही अर्थ नहीं करता है, यहाँ पे लिया जाता है एक्चुअली, बात समझिएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन क्लोरीन को रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन नहीं करेगा, धीरे 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 रिएक्शन करेगा। मैं यहाँ बता दूं कि रिएक्शन करेगा लेकिन बहुत ही स्लो रिएक्शन करेगा ये, और यहाँ जो रिएक्शन कर रहा है ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है। ठीक है, तुरंत क्विकली बन जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में। इसी प्रकार मैं दिखाऊं, मीथेन गैस को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं डार्क में, तो ये नहीं करता है, लेकिन इसमें से एक पार्ट बढ़ जाएगा, मिथाइल क्लोराइड और HCl निकल जाएगा। वहीं अगर हम CH4 + Cl2 को H न्यू के साथ रिएक्शन करा दें, H न्यू ठीक है ना, तो H न्यू सनलाइट, तो ये सीधे चारों क्लोरीन को निकाल देता है ना। 4 मोल यहाँ पे हम लोगों को क्लोरीन गैस लेना पड़ता है, चारों क्लोरीन निकाल देता है। फास्ट रिएक्शन किया, बहुत ही फास्ट करता है ये, तो ये फास्ट रिएक्शन करता है। आएगा समझ में? तो इस प्रकार ये सातों जो है फैक्टर, कारक हैं जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं, मैंने आज के लेक्चर में खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट डे में देखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बता दूं आप लोगों का नाम कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ना है। हम लोग वहां पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट, ठीक है, और मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।